अच्छा जी, लास्ट टाइम हम ये इस न्यूमेरिकल पे हमने छोड़ा था, लेकिन मुझे बाद में ख़्याल आया कि इसका जो सी और डी पार्ट है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मज़ीद, ताकि कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो तो वो मसला ना हो, उनका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। जो पार्ट सी है वो ये है, हमें इसमें टी अपॉन टाउ मालूम करना है और आई टी अपॉन आई ज़ीरो हमें गिवन है 0.2 के बराबर। इससे पहले हमें क्या मालूम करना था, पिछले वाले क्वेश्चंस में हमें आई 0.5 टाउ अपॉन आई ज़ीरो मालूम करना था, यानी कि हमें आई का रेशियो मालूम करना था और हमें टाइम की वैल्यू गिवन थी इन टर्म्स ऑफ टाउ या फिर इन टर्म्स ऑफ सम पर्टिकुलर टाइम। तो हमारे लिए आसान था, हम सिंपल इस फार्मूले में पुट कर दिया करते थे और निकाल लेते थे। अब हमें रिवर्स करना है, ठीक है। हमें आई टी अपॉन आई नॉट की वैल्यू गिवन है और हमें टी अपॉन टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये रहा सी पार्ट सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये कैसे किया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ई माइनस टी अपॉन टाउ। इट्स वेरी सिंपल। कैसे? आई टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? आई नॉट ए की पावर माइनस टी अपॉन टाउ के बराबर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई ज़ीरो, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपॉन लगाते हैं और आई ज़ीरो का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन सिंपल आई नॉट, बिकॉज आप देख रहे हैं आई ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई नॉट होगा। तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाओ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ई की पावर माइनस टी अपॉन टाओ, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह से आए कि पावर माइनस टी अपॉन टाओ। अब देखें, ये जो आई टी अपॉन आई नॉट है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.2 के बराबर है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पर 0.2 के बराबर रख दिया, ठीक है, ये 0.2 के बराबर रख दिया। तो नाउ इट हैज़ बिकम वेरी सिंपल, बिकॉज ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू 0.2। हमें चाहिए क्या, हमें टी अपॉन टाउ चाहिए, यानी कि हमें ये चीज़ चाहिए जो पावर में है, तो हमें एक्सपोनेंशियल ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम एल एन अप्लाई कर देंगे, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू एल एन 0.2। तो एल एन से ई कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बच गया हमारे पास, माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू एल एन पॉइंट टू। तो ये माइनस राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस। ओके, यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू माइनस एल एन पॉइंट टू। तो ये देख रहे हैं आप, टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू माइनस एल एन 0.2, ठीक है। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.609 आ जाएगा हमारे पास। डी पार्ट थोड़ा सा मज़ीद कंफ्यूजिंग कह सकते हैं इसको आप। इसमें हमें दोबारा टी अपॉन टाउ मालूम करना है, लेकिन हमें गिवन क्या चीज़ है, आई ज़ीरो माइनस आई टी इज़ इक्वल टू आई नॉट एल एन टू गिवन है हमें। तो ये भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने यूज़ किया है जो चीज़ हमें गिवन है, हमने इसको स्टार्ट वहीं से किया है। सो व्हाट वी आर गिवन आई ज़ीरो माइनस आई टी इज़ इक्वल्स टू आई ज़ीरो एल एन टू। सो दिस इज़ आई ज़ीरो माइनस आई टी इज़ इक्वल्स टू आई ज़ीरो एल एन टू, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस आई ज़ीरो को उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है जी। तो जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आई टी इज़ इक्वल्स टू आई ज़ीरो माइनस आई नॉट एल एन टू मिल जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर है जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस होगा, तो फिर हम इस माइनस को ख़त्म भी करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई टी हमें मालूम हो जाएगा। ओके, तो ये मिल जाएगा हमें आई टी इज़ इक्वल्स टू आई नॉट माइनस आई नॉट एल एन टू मिल जाएगा।
अब हमने क्या किया, इसमें से आई नॉट हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस एल एन टू बच गया। ठीक है, अब देखें आई टी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और आई टी का हमें फार्मूला भी पता है कि आई टी इज इक्वल टू, तो ये बराबर होता है आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ के। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें इस वाली एक्सप्रेशन से, ठीक है, तो इसके मुताबिक देखें आई ज़ीरो तो आई ज़ीरो होगा। ओके, अब ये रह गया 1 माइनस एल एन टू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ के। ठीक है, दिस इज़ ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 1 माइनस, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कंपैरिजन, we can simply say that 1 minus ln2 is equals to e minus t upon tau। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल कि हमने क्या किया, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आए, यानी कि आई ज़ीरो, आपको पता है आई ज़ीरो आई नॉट के बराबर होता है। ठीक है, और ये बराबर किसके है, यहाँ पर आई टी के बराबर है। ठीक है जी, ये आई टी है, देख भी रहे हैं आप। ठीक है, दिस इज़ आई टी इज़ इक्वल टू, चलें मैं साफ साफ लिख देता हूँ, दिस इज़ आई टी, ठीक है, इज़ इक्वल टू ये आई नॉट किसके बराबर, आई ज़ीरो मीन्स आई नॉट, आगे फार्मूला क्या होता है, ई माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो ये जो 1 माइनस एल एन टू है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, 1 माइनस एल एन टू इज इक्वल टू ई माइनस टी अपॉन टाउ। सही है जी, ओके। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें टी अपॉन टाउ चाहिए, तो हम इस 1 माइनस एल एन ई माइनस टी अपॉन टाउ को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा होगा, ई माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस एल एन टू। तो हमें यहाँ से ई ख़त्म करना है क्योंकि हमें माइनस टी अपॉन टाउ यानी कि टी अपॉन टाउ हमें चाहिए, तो हम बोथ साइड क्या करते हैं, एल एन अप्लाई कर देते हैं। तो अगेन एल एन ई माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू एल एन 1 माइनस एल एन टू। ठीक है, तो एल एन से ई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब ये क्या है, माइनस टी अपॉन टाउ है, तो माइनस को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, राइट पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस एल एन 1 माइनस एल एन टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, टी अपॉन टाउ इज इक्वल्स टू माइनस एल एन 1 माइनस एल एन टू। अब आप क्या करोगे, 2 का एल एन लोगे, फिर उसको माइनस कर दोगे 1 में से। ठीक है, और फिर जो भी जवाब आएगा उसका एल एन लोगे, उसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सिंपल हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 1.181 आ जाएगा। ठीक है जी, सो इट्स वेरी सिंपल, आसान है। ओके, नाउ द ट्रांजिएंट एनालिसिस फॉर द सोर्स फ्री आरसी सर्किट। इससे पहले हमने जो एक्सप्रेशन देखी उसमें जो टाउ था वो क्या था, एल अपॉन आर था, या फिर आर अपॉन एल भी कह सकते हैं आप, अगर रिवर्स कर लीजिए उसको, तो वो आर एल सर्किट के लिए था। अब अगर हमारे पास सर्किट कौन सा हो, आरसी सर्किट हो और सोर्स फ्री हो, तो उसका हम ट्रांजिट एनालिसिस किस तरह से करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने पहले किया था। ठीक है, so we will assume an initial stored energy in the capacitor by selecting V naught is equals to V0 is equals to V naught। ठीक है, आप यहाँ पे सर्किट देख रहे हैं, ये सर्किट कौन सा है, ये पैरेलल सर्किट है। ठीक है, हमने इसको पैरेलल अज्यूम किया हुआ है बिकॉज जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस और इस रजिस्टर के अक्रॉस वो क्या है, सेम है। ठीक है, इस कैपेसिटर से करंट निकल के कहाँ आ रहा है, इस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है। तो चूंकि वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वही रजिस्टर के अक्रॉस है, इसीलिए सर्किट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल सर्किट। ठीक है, ओके। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो, उसमें चार्ज स्टोर है इनिशियली। ठीक है, और वो कितना है उसका वोल्टेज, V0, जब टाइम ज़ीरो है तो जो वोल्टेज है वो V नॉट के बराबर है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल वोल्टेज हो गया।
द टोटल करंट लीविंग द नोड एट द टॉप ऑफ द सर्किट डायग्राम मस्ट बी ज़ीरो, सो वी मे राइट सी dv अपॉन dt प्लस वी आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, अब आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, KCL अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और उसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई, द टोटल करंट लीविंग द नोड एट द टॉप ऑफ द सर्किट डायग्राम मस्ट बी ज़ीरो, यानी कि वही बात कि करंट एंटरिंग एंड लीविंग इन दोनों का समेशन ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको नोड अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये IC हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, ठीक है। तो IC इज इक्वल्स टू सी dv अपॉन dt, और जो रजिस्टर का जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का समेशन किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। अब आप अगर ये कहेंगे जनाब कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए बिकॉज जो कैपेसिटर है वहाँ से करंट एग्जिट हो रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसका फ़िलहाल इतना मसला नहीं है बिकॉज हमें यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ठीक है। करंट की जो आई है हमें ये तो पता है, ये यूँ आ रहा है, ठीक है। तो जो कैपेसिटर है, ठीक है, अगर हमारा ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, ठीक है, तो इसमें से करंट यहाँ से एग्ज़िट होगा और फिर इस तरफ से होता हुआ इधर आएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे पोलैरिटीज़ को देखें तो हमारे पास प्लस साइन ऊपर है और माइनस नीचे है, यानी कि ऊपर वाला हायर पोटेंशियल पर है और लोअर नीचे वाला लोअर पोटेंशियल पे है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है थ्रू द कैपेसिटर वो अपवर्ड डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें फिर पोलैरिटी जो है यहाँ पर डिफरेंट लेनी पड़ेगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो IC की डायरेक्शन है बाई कन्वेंशनल टूवर्ड्स द नोड है, ठीक है, तो वो माइनस होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस ऊपर साइन गिवन है इसीलिए हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे साइन माइनस ले लेंगे अपनी तरफ से, यानी कि माइनस माइनस IC, ठीक है, प्लस IR इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस IC इज इक्वल टू सी dv अपॉन dt, ठीक है, और फिर प्लस IR इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो माइनस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला माइनस, ये बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज साइन है, ठीक है, चूँकि करंट ऊपर की जानिब जा रहा है, प्लस की जानिब जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस V हो जाएगा, यानी कि हम इसको रिवर्स ले लेंगे। आई होप समझ में आ रही होगी आपको ये बात। तो इसीलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी प्लस सी dv अपॉन dt प्लस V अपॉन R इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो ये सिंपल सी dv अपॉन dt प्लस IR इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब हमने क्या किया, हमने इसको C से डिवाइड कर दिया इस पूरी एक्सप्रेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, dv अपॉन dt प्लस V अपॉन RC इज इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाएगा। ओके, above equation has a similar form of RL equation. Comparison of both equations shows that the replacement of I by V and L upon R by RC produces the identical equation for RC circuits we considered previously. तो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं और जो हमने RL सर्किट के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करी थी, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपैरिजन ये वाली होगी, दिस इज़ फॉर RL, ये हमने मालूम किया था, ठीक है, और ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर RC एंड दिस इज़ फॉर RL, ठीक है, ये RC के लिए है और ये RL सर्किट के लिए है सोर्स फ्री। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप गौर करें, यहाँ पर जहाँ पे V है यहाँ पे dv अपॉन dt है, तो यहाँ पे di अपॉन dt, यानी कि रिप्लेस किससे कर दिया है, बस V को I से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे V है तो यहाँ पे क्या मौजूद है, I मौजूद है, और यहाँ पर L अपॉन R है, ठीक है, यानी कि I अपॉन L अपॉन R। तो देखें अगर हम इसको लिखें, ये तो ये क्या बनेगा, I अपॉन L अपॉन R, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो L अपॉन R है
किसके बराबर हो जाएगा, आर सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, v बराबर किसके है, आई के है, और नीचे डिनोमिनेटर में आर सी किसके बराबर है, एल अपॉन आर के बराबर है। और आपको याद होगा कि आई अपॉन एल अपॉन आर ये किसके बराबर था, आई अपॉन टाउ के बराबर था। ठीक है, बिकॉज एल अपॉन आर वाज टाउ। तो इसका मतलब ये आर सी जो है इस केस में हमारे पास क्या होगा, टाउ के बराबर होगा। ओके, तो हमें इसको आई मीन मज़ीद क्या कहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाय कंपेयरिंग विद आवर प्रीवियस इक्वेशन हम इसकी जो एक्सप्रेशन है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी ये किसकी थी, ये इंडक्टर करंट की एक्सप्रेशन थी। आई टी इज़ इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस आर टी अपॉन एल, और किसके बराबर था, आई नॉट ई माइनस आर टी अपॉन एल के। ठीक है, दिस इज़ आई ज़ीरो, दिस इज़ आई नॉट, बात एक ही है। तो इसी को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने इन दोनों को कंपेयर किया। ठीक है, तो हम जो इनकी फाइनल एक्सप्रेशन थी वो भी हम कंपेयर करके लिख सकते हैं सिंपली। तो जहाँ जहाँ आई आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ वहाँ हम वी लिख देंगे। तो यहाँ पे यही किया हुआ, इधर आई था तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, वी लिख दिया। टी की जगह पर टी आ गया। इधर आई था, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वी लिख दिया। ज़ीरो की जगह पर ज़ीरो। ठीक है जी, और फिर ई आ गया, माइनस माइनस आ गया। ठीक है, अब रह गया क्या, ये आर टी अपॉन एल। तो हमने यहीं पर ही कंपैरिजन किया था कि एल अपन आर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आर सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस टी अपॉन आर सी लिख दिया। ठीक है, और फिर इसको हमने फाइनली क्या लिखा, वी नॉट ई माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि किसके बराबर है, वी नॉट ई माइनस टी अपॉन टाउ। इस केस में हमारे पास टाउ किसके बराबर होगा, आर सी के बराबर होगा। ठीक है, कब, जब सर्किट कौन सा हो, आरसी सर्किट हो, यानी कि रजिस्टर और कैपेसिटर मौजूद हो सर्किट में। अगर ये इंडक्टर होता तो हमारे पास टाउ किसके बराबर होता, एल अपॉन आर के बराबर होता। ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर इन केस ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर सर्किट, एंड इन केस ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटिव सर्किट आर सी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने इसको ड्राइव नहीं किया, हमने जस्ट बाय कंपेयरिंग विद आवर प्रीवियस ड्राइव्ड एक्सप्रेशन हमने इसकी एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख दी। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट ई माइनस टी अपॉन आर सी एंड वी नॉट ई माइनस टी अपॉन आर सी। तो let us discuss the physical nature of the voltage response of the RC circuit as expressed by above equation. At t is equals to v, at t is equals to 0, we obtain the correct initial condition, and as t becomes infinite, the voltage approaches 0. तो अगर आपको याद हो हमने ग्राफ डिस्कस किया था फॉर एल आर सर्किट या आर एल सर्किट, तो बिल्कुल वैसे ही ग्राफ किसका होगा, इसका भी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, दिस इज़ इनिशियली वी नॉट। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें, चलें ठीक है कोई बात नहीं है, वी नॉट ही है। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल रेट ऑफ डिके होगा वो किसके बराबर होगा, टाओ के। तो अगर उसको हम टेंजेंट की फॉर्म में ड्रॉ करें तो वो कहाँ पर आकर इंटरसेप्ट करेगा, टाओ पे आकर के टाइम एक्सेस को इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, इस फर्स्ट टाओ में ये सिग्नल वी नॉट से कितना रिड्यूस होना चाहिए, 36.8%। तो देखें जब टाओ एक है यानी कि 1 टाओ में जो वोल्टेज हुआ वो कितना हो गया, 36.8% ऑफ वी नॉट। ठीक है, दिस इज 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू वी नॉट थी। जो हमने पहले ग्राफ डिस्कस किया था उसमें हमारे पास यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट 1 से हो रहा था क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड केस था। उसमें हमने क्या किया था, वी टी अपॉन वी नॉट, या फिर आप आई टी अपॉन आई नॉट कह लें। ठीक है, हमने ये किया था तो उससे हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिली थी वो 1 मिली थी, स्टार्ट 1 से हुआ था। लेकिन ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही था,
जब ये टाइम 1 टाउ हुआ था तो इस टाइम पे क्या हो गया था, यहाँ पर 0.368 वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाउ। अब जो अगला टाउ होगा उसके लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी, यानी कि जब टाइम टाउ 2 टाउ होगा, यानी कि यहाँ पर जब टाइम आएगा 2 टाउ। ठीक है, तो इस केस में अब जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0.368 का, यानी कि इसका ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, इसका 36.8%। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 0.368 मल्टीप्लाई बाय कितना, 36.8%। तो ये समथिंग 0.14 कुछ इसके बराबर था। ठीक है, ओके, तो इस तरह हम इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज़ टाइम कांस्टेंट। लेकिन इस केस में हमारे पास जो टाउ होगा वो किसके बराबर होगा, आर सी के बराबर होगा। पिछले वाले केस में टाउ किसके बराबर था, एल अपॉन आर के बराबर था। ठीक है, ओके, तो this shows if there were any voltage remaining across the capacitor, then energy would continue to flow into the resistor and be dissipated as heat. Thus, a final voltage of 0 is necessary. ठीक है, यानी कि अगर कैपेसिटर में इनिशियली कुछ भी वोल्टेज रह गया था या चार्जेस स्टोर थे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो उस रजिस्टर के थ्रू डिसिपेट हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास ज़ीरो वोल्टेज हासिल होगा किसमें, कैपेसिटर में। ठीक है, क्योंकि वो डिसिपेट कर देगा। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डुअलिटी प्रिंसिपल, टाउ इज इक्वल्स टू आरसी। ये डुअलिटी वही चीज़ है जो अभी हमने देखा है कि हम वोल्टेज को करंट से रिप्लेस कर दें, यानी कि एक आरसी सर्किट को अगर हम रिप्लेस करें, सॉरी आरएल को अगर हम रिप्लेस करें किससे, आरसी से, या फिर आरसी को आरएल से रिप्लेस करें, तो उनकी जो इक्वेशंस होती हैं ना, जो सीरीज़ होता है वो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाता है, जो पैरेलल होता है वो सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज आपने देखा था कि जब हमने डेरिवेशन करी थी आरएल सर्किट की तो वो सीरीज़ आरएल सर्किट था। अभी जो हमने आरसी सर्किट देखा तो ये क्या है, पैरेलल आरसी सर्किट है। ठीक है, उस केस में इंडक्टर और रेजिस्टर के केस में, यानी कि आरएल सर्किट में हमारे पास सीरीज़ था, वो हमने करंट की एक्सप्रेशन मालूम करी थी। ठीक है, और जो आरसी सर्किट का हमने देखा जो कि पैरेलल है, इसमें हमने वोल्टेज की एक्सप्रेशन मालूम करी। इसी को हम डुअलिटी भी कहते हैं कि वी कैन चेंज और वी कैन ऑब्टेन द इक्विवेलेंट आरएल सर्किट इफ़ वी नो द आरसी सर्किट। अगर हमारे पास सीरीज आरसी सर्किट मौजूद है तो हम एक पैरेलल आरएल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट। ठीक है, वो करंट की टर्म्स में होगा, ये वोल्टेज की टर्म्स में होगा। तो उसी को देखते हुए हमने जो टाउ है वो आर सी के बराबर हमने मालूम कर लिया था जस्ट बाय यूजिंग द डुअलिटी थ्योरम। ये हमने डिटेल में किया नहीं है, ये टॉपिक था हमारा पिछले चैप्टर में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बस इसमें इतना ही चीज़ समझना है कि हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो कि इतना आसान नहीं होता, थोड़ा आई मीन कन्फ्यूजिंग होता है जब हम ड्रॉ करने के लिए बैठते हैं, दैट्स वाई मैंने इसको स्किप किया था। लेकिन इसका इस्तेमाल बस यहाँ पर फ़िलहाल इतना ही है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8.3। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल नंबर 8.3, फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 8.17a फाइंड द वोल्टेज लेबल्ड V at t इज इक्वल टू 200 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, ये एक सर्किट हमें गिवन है और ये सर्किट कौन सा है, दिस इज़ एन RC सर्किट। दिस इज़ द कैपेसिटर एंड दीज आर द टू रेजिस्टर and this is the voltage source we are given, and here it is the switch which is opening at t is equals to 0। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब भी ऐसे सर्किट्स हमारे पास आएंगे जिसमें हमारे पास स्विच मौजूद होगा तो हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट सर्किट्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बिफोर द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्विच जो हमें यहाँ पर मेंशन हो। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे ये स्विच क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, यानी कि t लेस देन 0 पे क्या होगा, ये क्लोज होगा। तो जब क्लोज होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये वाला सर्किट होगा। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर t लेस देन इक्वल्स टू 0। सही है, t लेस देन 0 पर तो डेफिनेटली होगा, लेकिन
यहाँ पर देखें इक्वल टू भी लिखा हुआ है, क्योंकि देखें एट द टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ज़ीरो जो टाइम होता है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में, ज़ीरो माइनस और ज़ीरो प्लस पे। ठीक है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ज़ीरो पे ये स्विच क्लोज था कि ये ओपन था, क्योंकि ज़ीरो पे तो ये ओपन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। तो इस ज़ीरो इंस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, स्लाइसिंगली थिन यानी कि इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल। तो इस ज़ीरो इंस्टेंट पे, यानी कि ज़ीरो पे जब माइनस ज़ीरो था तो ये क्या था, ये क्लोज था स्विच, और जैसे ये ज़ीरो प्लस हुआ तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, लेकिन है तो अभी भी ये ज़ीरो पर ही। तो इसीलिए हमने इसीलिए क्या किया, इसको टी लेस देन एन इक्वल्स टू ज़ीरो रखा, सिर्फ लेस देन ज़ीरो नहीं रखा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, ये जो स्विच है ये क्लोज हुआ हुआ होगा, यानी कि इस तरह से ज्वाइन होगा, तो ज्वाइन होगा तो सर्किट हमारे पास ये वाला बन जाएगा, सिंपल है। अच्छा, अब जब t इक्वल्स टू ज़ीरो पर ये ओपन हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो ये 9 वोल्ट की जो बैटरी है डिस्कनेक्ट हो जाएगी, अब ये इस सर्किट में शामिल नहीं है। तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 ओम का रजिस्टर, 4 ओम का रजिस्टर और 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सीरीज़ में आ जाएंगे। तो ये देखें ये सीरीज़ में सर्किट है। तो जहन में रखें कि अगर आपने सर्किट ड्रॉ कर लिए ठीक तरीके से तो आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप t ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इंस्टेंट पर हमें नहीं पता, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्विच क्लोज था या ओपन था, हो रहा था ये ओपन, तो इसीलिए हमने इस ज़ीरो इंस्टेंट को दोनों सर्किट में शामिल किया है। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो एक ज़ीरो माइनस और ज़ीरो प्लस। अच्छा, अब आपको प्रॉपर्टी याद होगी कैपेसिटर की कि डीसी सोर्सेज के लिए कैपेसिटर क्या होता है, एज एन ओपन सर्किट बिहेव करता है। क्यों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास एक डीसी सोर्स है और ये क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, प्लस माइनस ये 9 वोल्ट है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही हमने इस 9 वोल्ट की बैटरी को हमने यहाँ पे लगाया होगा तो ये करंट यहाँ से निकल के कहाँ आएगा, इस कैपेसिटर पे आएगा, यानी कि ये प्लस 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 स्टोर हो रहे होंगे चार्जेस, यहाँ माइनस 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 स्टोर हो रहे होंगे। कब तक स्टोर होंगे, जब तक इसका वोल्टेज 9 वोल्ट नहीं हो जाता, यानी कि दोनों के वोल्टेजेस क्या होंगे, जब तक सेम नहीं हो जाएंगे तब तक ये करंट जो होगा ये फ्लो होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 9 वोल्ट एपियर होगा उसका मतलब क्या होगा कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस अब ओपन सर्किट हो जाएगा, बिकॉज कोई करंट मज़ीद फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस स्टोर ही नहीं हो रहे। जब चार्जेस स्टोर ही नहीं हो रहे या फ्लो ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब अब जो कैपेसिटर है ये बिहेव कैसे कर रहा है, ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी कि अब हम ये बात कह सकते हैं अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो हम यहाँ पर कैपेसिटर को नहीं दिखाएंगे, मौजूद है बट दिखा नहीं रहे। तो ये प्लस माइनस 9 वोल्ट है, तो ये पूरे के पूरे 9 वोल्ट बेसिकली कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आके अपेयर हो जाएंगे, बिकॉज इट्स एन ओपन सर्किट। ठीक है, जस्ट इसके साथ हमने एक तार कनेक्ट करी हुई है और तार क्या है, ओपन है। यहाँ बीच में जो कैपेसिटर मौजूद था वो मौजूद एक तरह से वर्चुअली नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें चार्जेस स्टोर हुए हुए हैं। समझ गए, तो ये बात जहन में रखिएगा कि इंडक्टर में अगर हम डीसी सोर्स अप्लाई करें तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, वो भी आपको सर्किट में दिखेगा नहीं वर्चुअली अगर डीसी सोर्स है। और अगर कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, अगर हम अज्यूम कर लें कि ये काफ़ी देर से लगी हुई है और उसमें कोई ट्रांजिएंट मौजूद नहीं है, तो यहाँ से चार्जेस निकलेंगे, 2 ओम से भी फ्लो होंगे और 4 ओम से भी फ्लो होंगे और यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में भी आएंगे। सही है, तो ये चार्जेस यहाँ से फ्लो होते रहेंगे मुस्तकिल। ठीक है, और 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को ये क्या करेंगे, चार्ज करते रहेंगे, लेकिन कब तक, जब तक इस 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के अक्रॉस 9 वोल्ट एपियर नहीं हो जाते। यानी कि सर्किट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है,
ये प्लस माइनस 9 वोल्ट, ठीक है, और ये 2 ओम, यहाँ पर ये 4 ओम, और यहाँ पर जो 10 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर मौजूद था अब वर्चुअली यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब अब करंट कहाँ से फ्लो हो रहा होगा? सिर्फ 2 ओम से फ्लो हो रहा होगा। इस 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 9 वोल्ट है, आप देख भी रहे हैं, ये पैरेलल में लगा हुआ है। अच्छा, इस केस में वर्चुअली चूंकि यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए 4 ओम का रजिस्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, करंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? ज़ीरो है, 4 ओम के अक्रॉस के रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे जो कैपेसिटर मौजूद था यहाँ पे 9 वोल्ट होगा मौजूद। ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ अपेयर हो जाएगा? आकर के इस टर्मिनल पे अपेयर हो जाएगा। ये हमने पहले भी देखा हुआ है ये चीज़, ठीक है जी। तो यहाँ पे 9 वोल्ट अपेयर हो जाएगा। ओके, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि जब टाइम v ज़ीरो होगा, ठीक है, जब टाइम t ज़ीरो होगा तो वोल्टेज क्या होगा? 9 वोल्ट होगा। v ज़ीरो का मतलब क्या है? v ज़ीरो का मतलब हम फिगर b इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमें मालूम करना है क्या चीज़? इनिशियल कंडीशन। याद रखिएगा हम क्या करते हैं? हम इनिशियल कंडीशन मालूम करते हैं। फिर देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट ई माइनस टी अपॉन आर सी। तो इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें वी नॉट चाहिए, और वी नॉट क्या है? इनिशियल वोल्टेज। किस चीज़ का? जो हमें मालूम करना है, यानी कि ये वी जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। तो जो फार्मूला है वो क्या है? वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट ई माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, तो वी ज़ीरो क्या है? ये वी नॉट के बराबर है, यानी कि इनिशियल वोल्टेज के बराबर है। इनिशियल वोल्टेज का मतलब क्या है? कि एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो जो वोल्टेज होगा, तो एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो जो वोल्टेज होगा वो कैसे मालूम होगा? कि हम पहले देखें कि ज़ीरो से पहले क्या वोल्टेज था। तो ज़ीरो से पहले हमारे पास जो वोल्टेज था, ज़ीरो से के बाद भी वही वोल्टेज रहेगा, बिकॉज इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी इनिशियल कंडीशन को फ़ौरन चेंज नहीं करते, ठीक है। इंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा होता है टाइम टी ज़ीरो माइनस पे, वही करंट टाइम टी ज़ीरो प्लस पे भी फ्लो होगा। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि आई एल ज़ीरो माइनस इज़ इक्वल टू आई एल ज़ीरो प्लस, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। कुछ देर में जाने के बाद चेंज होगा। तो यहाँ पर करंट चेंज नहीं होता इंडक्टर में, और जो कैपेसिटर है उसमें क्या चेंज नहीं होता? वोल्टेज चेंज नहीं होता। यानी कि वी सी ज़ीरो माइनस इज इक्वल टू वी सी ज़ीरो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। ज़ीरो माइनस से मुराद क्या है? ज़ीरो माइनस पे क्या होगा? जो वी सी माइनस इनफाइनाइट पे होगा, यानी कि बहुत पहले से जो चार्ज हुआ हुआ होगा कैपेसिटर पे वोल्टेज, वही वोल्टेज ज़ीरो माइनस पे होगा, ठीक है। और जैसे ही ये स्विच ओपन होगा तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज नहीं होगा फ़ौरन, कुछ देर लगेगी इसको डिस्चार्ज होने में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वी सी ज़ीरो माइनस पे जो वोल्टेज था वही वोल्टेज वी सी ज़ीरो प्लस पे भी रहेगा। यानी कि एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर विल रिमेन सेम, जो कि ज़ीरो माइनस पे या उससे पहले था। ओके, तो हमें वी ज़ीरो मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्विच ओपन होने से पहले वाला सर्किट इस्तेमाल करना होगा, सही है। क्योंकि ज़ीरो पे तो ये ओपन हो रहा है, पहले जो फिगर है उसमें हमें नज़र भी आ रहा है ज़ीरो पे ये ओपन हो रहा है। तो इससे पहले क्या कंडीशन थी? ये क्लोज था, तो क्लोज वाला सर्किट कौन सा है? वो सर्किट बी है। तो इस सर्किट बी से हमें क्या मालूम हो जाएगा? वोल्टेज, ये वोल्टेज, ठीक है, जो कि ज़ीरो टाइम पे होगा। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वोल्टेज मालूम करें तो कैसे मालूम करेंगे? वो तो नज़र ही आ रहा है कि अगर सारे ट्रांजिएंट्स ख़त्म हो चुके होंगे तो ये 9 वोल्ट पूरे के पूरे कहाँ अपियर हो जाएंगे? 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के अक्रॉस अपियर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि वी ज़ीरो इज इक्वल टू 9 वोल्ट। व्हाट इज़ वी ज़ीरो? वी ज़ीरो इज़ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर।
ठीक है, तो ये बात हमें मालूम हो गई इस सर्किट को देख कर ही, हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मीन्स कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली देख लिया। मैंने पहले भी डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सर्किट्स बना के दिखाया था आपको। ठीक है, अच्छा फार्मूले में हमें अगली चीज़ क्या रिक्वायर थी, आर सी रिक्वायर है। ठीक है, वी नॉट रिक्वायर था, वो हमने मालूम कर लिया इधर। अगली चीज़ क्या है, आर सी रिक्वायर है। तो हम आर सी देखते हैं, आर सी के लिए हम सर्किट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला सर्किट इस्तेमाल करेंगे सी, जिसमें सोर्स मौजूद नहीं है, सिंपल रजिस्टर और कैपेसिटर मौजूद है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो 10 माइक्रोफैरड है और रजिस्टर कितना मौजूद है, इन दोनों का कम्बिनेशन, सीरीज़ कम्बिनेशन। तो देखें आर कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 ओम, और ये क्या है, कैपेसिटर है यानी कि 10 माइक्रोफैरड। तो 6 × 10 60 हो गया, और ये माइक्रो और आगे सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60 माइक्रो सेकंड हो गया टाउ, राइट। अब हमने फार्मूला लिखा अपना, ट्रांजिएंट रिस्पांस आरसी सर्किट की इक्वेशन लिखी। ओके, तो ये किसके बराबर आ गई हमारे पास, वी नॉट ई माइनस टी अपॉन टाउ यानी कि आर सी। तो ये जो 60 10 - 6 है वो हमने यहाँ पुट कर दिया, और वी नॉट की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 9 वोल्ट पुट कर देंगे। तो वो हमने यहाँ पर किया हुआ है, पुटिंग वैल्यू वी नॉट वी टी इज इक्वल टू 9 ई माइनस टी अपॉन 60 × 10⁻⁻6 वोल्ट। ओके, हमें करना क्या था, हमें v मालूम करना था एट टी इज इक्वल टू 200 माइक्रोसेकंड। तो देखिए हमने जर्नल एक्सप्रेशन तो मालूम कर ली है, दिस इज जर्नल एक्सप्रेशन, सही है। तो अब क्या होगा, जो t है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 200 माइक्रोसेकंड। जब 200 माइक्रोसेकंड पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जवाब हमारे पास, 321.1 मिली वोल्ट, सिंपल। ओके, राइट, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, सिंपल। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस ये बात जहन में रखिएगा कि जो V0 है ये हमें कहाँ से मिलेगा, t <0 वाले सर्किट से मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, यानी कि इनिशियल वोल्टेज। तो हम हर सवाल में ऐसे ही करेंगे, बिकॉज जो फार्मूला होगा हमारे पास वो यही वाला फार्मूला होगा, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई माइनस टी अपॉन आर सी, या आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर। ठीक है, अगर इंडक्टर और रेजिस्टर वाला सर्किट होगा तो उसमें हमें करंट की इनिशियल कंडीशन मालूम करनी होगी, और इसमें हमें कैपेसिटर के, अच्छा ये लेकिन लाजमी नहीं कि दो ही कंपोनेंट्स हों, रजिस्टर भी तो मौजूद है। तो रजिस्टर में क्या होता है, इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, रजिस्टर में वो अपने पास एनर्जी स्टोर करके नहीं रखता कुछ देर तक। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स का बिहेवियर आपके जहन में होना चाहिए। तो रजिस्टर का क्वेश्चन भी आएगा, वो भी हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ओके, फिलहाल क्या है कि बस इनिशियल कंडीशन जो है हमारे पास V0 की, वो वही होगी जो कि 0 माइनस पे होगी, 0 से पहले होगी, तो वो सेम रहेगा। ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.4, नोटिंग केयरफुली हाउ द सर्किट चेंजेस वंस द स्विच इन द सर्किट ऑफ फिगर 8.18 इज थ्रोन, डिटरमाइन Vt at t is equals to 0 and at t is equals to 160 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, तो ओके, अब देखें यहाँ जो सर्किट बना हुआ है ये सिर्फ पेरेंट सर्किट है। इसमें हमारे पास 80 ओम का रजिस्टर मौजूद है, 70 ओम का रजिस्टर मौजूद है, 50 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर मौजूद है, और ये स्विच जो कि t इक्वल्स टू 0 पे एक एंड से दूसरे एंड पे टच कर रहा है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं फॉर टाइम t लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड टाइम t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हम वो काम यहाँ पे करते हैं। तो अगर आप गौर करें t लेस देन 0 पे क्या होगा, ये स्विच जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में होगा। तो उस सूरत में ये वाला जो 80 ओम का रजिस्टर है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये डिसकनेक्टेड है, इसका एक एंड डिसकनेक्टेड है, सिर्फ एक एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अब जो सर्किट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो कुछ इस किस्म से बनेगा, ये कैपेसिटर आ गया, रजिस्टर,
सोर्स प्लस माइनस 50 वोल्ट। मैं साफ बना देता हूँ। This is 70 ohm and this is 2 microfarad plus minus V. Okay, and this is valid for t less than equals to 0. ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये स्विच राइट साइड से लेफ्ट पे आके ज्वाइन करेगा तो क्या होगा, अब राइट साइड वाला जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। और लेफ़्ट वाले में 80 ओम का रजिस्टर कनेक्ट हो जाएगा इस कैपेसिटर के साथ। तो यानी कि हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, अब हम दिस रजिस्टर एंड दिस कैपेसिटर विल नाउ कनेक्ट। ठीक है, और राइट साइड का जो सर्किट है वो हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज उसका एक एंड कनेक्टेड ही नहीं है। तो यानी कि ये 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, प्लस माइनस वी, और यहाँ पे ये क्या है 80 ओम का रजिस्टर आ गया। बस ये सर्किट में मौजूद रहेगा। दिस विल बी वैलिड फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। मैं इसे सेव कर लेता हूँ बना के। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हमें करना क्या है, हमें वी टी मालूम करना है। वी टी इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है, वी टी इज़ इक्वल्स टू वी नॉट ई माइनस टी अपॉन टाउ, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए, वी नॉट चाहिए, मीन्स इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बिफोर टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, या टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे हमें चाहिए वी नॉट। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ चाहिए, हमें टाउ चाहिए। सही है, तो वही दो चीज़ हम मालूम कर लेते हैं। तो पहले हम वी नॉट मालूम करते हैं। वी नॉट के लिए हम सर्किट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, टाइम टी लेस देन ज़ीरो वाला। तो वो टाइम टी लेस देन ज़ीरो वाला सर्किट कौन सा है, वो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 50 वोल्ट होगा, बिकॉज यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस कैपेसिटर में आके स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और होते होते क्या होगा, एक वक्त आएगा जब ये चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा। जब फ्लो रुक जाएगा इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और ओपन सर्किट कब होगा, जब 50 वोल्ट की सोर्स जो मौजूद थी वो पूरी की पूरी जो वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस आके ना अपेयर हो जाए। ठीक है, तो जब ये कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा, और फिर चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा। बिकॉज फ्लो कब रुकेगा, जब वोल्टेज इक्वल हो जाएंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 था तो वोल्टेज क्या होगा, वी ज़ीरो इज इक्वल टू 50 वोल्ट होगा। ठीक है, देख लें, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर हमें मालूम करना है। ठीक है, ओके, तो हमने वी ज़ीरो मालूम कर लिया कितना, 50 वोल्ट। ओके, नाउ अब हमें मालूम करना है क्या चीज़, इस फार्मूले के हिसाब से टाउ मालूम करना है। टाउ का मतलब आरसी निकालना है। तो आरसी हम कौन सा यूज़ करेंगे सर्किट, वो सर्किट जिसमें हमारे पास सोर्स मौजूद नहीं होगी। ठीक है, कोशिश हमारी यही होती है। ठीक है, क्योंकि हम आरसी तब निकाल रहे होते हैं जब वहाँ पे ट्रांजिएंट मौजूद हो। क्योंकि बिफोर टाइम टी इज इक्वल टू 0 ये जो कैपेसिटर होगा ये तो क्या हुआ हुआ होगा, ये ओपन सर्किट हुआ हुआ होगा। ठीक है, आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 0 ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो चार्ज स्टोर होगा अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो जो आर सी टाइम कांस्टेंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, जब ट्रांजिएंट मौजूद होगा, यानी कि ट्रांजिएंट
बिहेवियर में जो कंपोनेंट्स हिस्सा लेंगे, टेक पार्ट करेंगे, तो वही आरसी डिसाइड करेंगे कि रजिस्टर और कैपेसिटर कौन कौन से शामिल होंगे। तो जब ये डिस्चार्ज होगा तो उस वक्त क्या होगा, सिर्फ ये 80 ओम का रजिस्टर मौजूद होगा और ये कैपेसिटर मौजूद होगा, बस ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, उसके अलावा और कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं होगा। तो जो सर्किट बी है हमारे पास, यानी कि ये वाला सर्किट, यहाँ पर तो सोर्स मौजूद है और इस सोर्स की मौजूदगी में तमाम ट्रांजिएंट्स क्या होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे और ये कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज हुआ हुआ होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ 70 ओम का रजिस्टर और ये 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है, बस यही मौजूद होंगे, लेकिन कोई ट्रांजिएंट नहीं होगा। तो यहाँ पर इससे हम आरसी नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, वी विल यूज़ दिस थर्ड सर्किट बिकॉज ये जो सर्किट होगा इसमें सोर्स मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये स्विच जो डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड से और राइट साइड को जब ये ज्वाइन करेगा तो क्या होगा, अब ये कैपेसिटर जो कि चार्ज हुआ हुआ होता है डिस्चार्ज होना शुरू होगा और डिस्चार्जिंग में जो रेजिस्टेंस शामिल होगा वो कौन सी शामिल होगी, 80 ओम की रेजिस्टेंस शामिल होगी। तो इसका मतलब अब जो आरसी टाइम कांस्टेंट है, यानी कि डिस्चार्जिंग टाइम, जो ग्राफ यूँ हम ड्रॉ कर सकते हैं इसका, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होगा, इस 80 ओम के रजिस्टर के थ्रू और इस 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के थ्रू। इसमें 70 ओम के रजिस्टर का कोई किरदार शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम आरसी मालूम करेंगे यानी कि टाउ मालूम करेंगे तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, आर कौन सा वाला यूज़ करेंगे, 80 ओम, और जो कैपेसिटर है वो कितना, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना मिलेगा हमें, 160 माइक्रो सेकेंड होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड हो जाएगी। सही है जी। तो हमने दोनों चीज़ें मालूम कर ली, वी नॉट भी मालूम कर लिया, टाउ भी मालूम कर लिया, हम फार्मूले में पुट कर देंगे इसको। ठीक है, और फार्मूले में पुट करने के बाद हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर है वो हम कर सकते हैं। एट टाइम t इज इक्वस टू 0 जो हमें मालूम करना था वो हम कर चुके। ठीक है, वो कितना आया था, 50 वोल्ट आया था, वो हमने मालूम कर लिया था। अब रह गया t इक्वस टू 160 माइक्रो सेकेंड। 160 माइक्रो सेकेंड बेसिकली टाउ के बराबर ही है, तो हमने निकाला ही है, तो इसीलिए यहाँ पे v टाउ लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको 160 माइक्रो सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये e की जगह पर आप क्या रखोगे, माइनस 160 अपॉन 160, तो ये कैंसिल होकर के -1 ही बचेगा। ठीक है, जवाब क्या आएगा हमारे पास, 18.39 वोल्ट। वेरी सिंपल, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा ये। अच्छा जी, मोर जनरल आर एल सर्किट्स। इससे पहले जो हमने देखा वहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स थोड़े से कम हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर इंडक्टर तो एक ही मौजूद है, यानी कि जो चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है एल एक ही है, लेकिन रजिस्टर कितने हमारे पास, 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम इक्विवेलेंट यानी कि जब हम टाउ मालूम करेंगे, ठीक है, टाइम कांस्टेंट, तो ये क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, तो ये आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। सही है, ओके। तो इसमें हमारे पास R1 R2 पैरेलल में है, तो देखें ये R1 R2 पैरेलल में ऐड हुए हुए हैं। ठीक है, फिर इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन सीरीज़ में आ जाएगा किसके साथ, R3 और R4 के साथ। तो यहाँ पर इसीलिए आप देख रहे हैं जो सॉल्व किया हुआ है, तो ये क्या, ये पहले पैरेलल कम्बिनेशन लिया, जो भी जवाब आया वो ऐड किसके साथ हुआ, सीरीज़ में R3 और R4 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट। और फिर हमने इस R इक्विवेलेंट को इस्तेमाल किया टाउ मालूम करने के लिए। दिस इज़ मोर जनरल RL सर्किट, जिसमें हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट, जो रेजिस्टिव कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इंडक्टर बहरहाल एक ही मौजूद होगा। ठीक है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसी तरह हमारे पास मोर जनरल RC सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मालूम करते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू RC, लेकिन यहाँ पे R की जगह पर हम क्या लगाएंगे, R इक्विवेलेंट मीन्स इफ़ वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस बट कैपेसिटर विल बी 1। ओके, तो जैसा हमने पिछली स्लाइड में हमने रेजिस्टेंस को आपस में एडअप किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास अगर आप गौर करें तो ये R1 और R3 आपस में पैरेलल में एडअप हो गए, तो ये देखें ये पैरेलल में एडअप हुए हुए हैं, और फिर जो भी जवाब आए इन दोनों का वो क्या हो जाएगा, वो सीरीज़ में R2 के साथ आ जाएगा। तो ये देखें ये सीरीज़ में R2 का इसको ऐड किया हुआ है, तो इस तरह हमें R इक्विवेलेंट मालूम हो जाएगा। आसान सा है बिल्कुल।
तो ये आर इक्विवेलेंट मालूम हो गया, फिर हमने आर इक्विवेलेंट को यहाँ पुट कर दिया, सी की वैल्यू जो यहाँ थी वो यहाँ पुट कर दी और टाउ मालूम कर लिया। दिस इज़ मोर जनरल आरसी सर्किट। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स ऑब्जर्वेशंस। The voltage on a capacitor or the current through a inductor is the same prior to and after a switch at t is equals to 0। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है या करंट होता है वो फ़ौरन एक क्या कहते हैं इंडक्टर के अक्रॉस करंट या इंडक्टर के थ्रू करंट और जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज, ये प्रायर टू t इज इक्वल्स टू 0 एंड आफ्टर t इज इक्वल्स टू 0 सेम रहता है। ठीक है, ये इंस्टेंटली चेंज नहीं होता। समझ आ रही है बात? इसको जहन में रखिएगा हमेशा कि जो इंडक्टर होता है, ठीक है, इंडक्टर के से पास होने वाला जो करंट है आई एल, ठीक है, ये 0 माइनस और 0 प्लस पे ये आई एल सेम रहता है। इसी तरह जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो यानी कि वी सी ये 0 माइनस और 0 प्लस पे सेम रहता है। ये इंस्टेंटली चेंज नहीं होता बिकॉज ये चार्ज हुए हुए होते हैं। तो जैसे ही हम स्विच को ओपन या क्लोज करते हैं तो क्या होता है, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ़ौरन तो जाहिर सी बात है डिस्चार्ज नहीं होंगे ना एक लम्हे के अंदर या विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम। इट दे मस्ट कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ टाइम, भले से वो कम से कम ही हो, माइक्रो सेकेंड ही क्यों ना हो, बट दे विल मस्ट कंज्यूम सम टाइम। तो इंस्टेंटली इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। और ये जो थोड़ा टाइम लेंगे डिस्चार्ज होने में, ये ट्रांजिशन कहलाता है, ट्रांजिएंट रिस्पांस कहलाता है। ठीक है, तो जब ये डिस्चार्ज हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम फिर इनके साथ जो जो अटैच रजिस्टर्स मौजूद होंगे उस वक्त डिस्चार्जिंग के वक्त, उसको हम काउंट करेंगे टू कैलकुलेट आर सी या फिर एल अपॉन आर, यानी कि टाउ कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, रजिस्टर वोल्टेज और करंट प्रायर टू द स्विच V0 माइनस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वोल्टेज आफ्टर द स्विच V0 प्लस। और ये चीज़ वैलिड किसके लिए थी, ये इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए थी, लेकिन ये चीज़ रजिस्टर के लिए वैलिड नहीं होती। रजिस्टर में इंस्टेंटली चेंजिंग हो जाती है बिकॉज रजिस्टर तो अपने पास स्टोर करके नहीं रखता कुछ। तो जैसे ही आप पीछे से वोल्टेज चेंज करोगे करंट चेंज हो जाएगा, आप करंट चेंज करोगे इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो जाएगा, किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस। सो अक्रॉस द रजिस्टर या थ्रू द रजिस्टर वोल्टेज और करंट कैन चेंज एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, बिकॉज ये अपनी इनिशियल कंडीशन को रिटेन करने की कोशिश नहीं करता, ये कुछ भी स्टोर नहीं करता अपने पास। All voltages and currents in an RC और RL circuit follow the same natural response E minus t upon tau। और ये तो हमने फार्मूले में देखा ही हुआ है कि हर कोई जो है वो यही वाला जो रिस्पॉन्स है यानी कि एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स वो फॉलो करता है। दोनों के ग्राफ आपने देखे थे, RC वाला वो भी ऐसा ही था, ठीक है, और जो RL था वो भी ऐसा ही था, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ थे आपके पास, माइनस टी अपॉन टाउ और ये भी माइनस टी अपॉन टाउ, दोनों के ग्राफ सेम थे। दिस इज़ फॉर RL। ठीक है, बस फ़र्क क्या था कि यहाँ पर हमने इसको आई नॉट का ग्राफ ड्रॉ किया था, यहाँ पर हम वी नॉट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगेंस्ट टाइम। ठीक है, सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज़ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8.4। चलें, ये जो एग्ज़ाम्पल है ये अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके।